Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. In this lecture, we will discuss the OOP design, style and characteristics. As in our previous lecture, I told you about different features, different important features of the object-oriented programming, in which we have been discussed some important feature. So let us move to our lecture. Okay, in our last 2-3 lectures, we talked about the procedural languages and object-oriented languages, and we compare the procedural languages with the object-oriented programming language. So now revising the concepts again of the object-oriented programming and reminding it again to understand it more clearly. Let us have a look on it. In object-oriented programming, programmer thinks about and defines the attributes and behavior of objects. जैसे कि हमने बात की थी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपके पास जो प्रॉब्लम होता है उसको हम एज एन ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, ठीक है। और हमने ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन में पढ़ा था कि हर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट होते हैं और हर ऑब्जेक्ट के साथ रिलेटेड उसका एक बिहेवियर होता है, ठीक है। Often the objects are modeled after real world entities, और यहाँ पर प्रॉब्लम्स को हम ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स हों, रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स के साथ मैच करते हों। वेरी डिफरेंट अप्रोच दैन फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग लाइक सी। हमने जब कंपेयर किया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को with the procedural language, so we came to know that how much differences are there, how many differences are in between the procedural languages and the object oriented languages. Here are the main features which compel us to choose object oriented programming for the एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ठीक है। यानी हम क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को कंसिडर करेंगे प्रोग्रामिंग पर्पसेस के लिए। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स शेयर किए थे, जिसमें मैंने आपको डेटा एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म के मुतल्लिक बताया था। कि एब्स्ट्रैक्शन में मैंने आपको बताया था कि हाउ द डिटेल्स आर हाइड फ्रॉम द यूज़र, जो इंटरनल डिटेल्स होती हैं उनको को हाइड किया जाता है नॉर्मल यूज़र से। फिर हमने इनकैप्सुलेशन डिस्कस किया, इंफॉर्मेशन हाइडेंस, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने इनकैप्सुलेट्स डेटा और फंक्शंस के मुतल्लिक भी बात की थी कि हाउ एट्रीब्यूट्स जो हैं वो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द डेटा मेंबर्स एंड हाउ बिहेवियर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द फंक्शन, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग encapsulates the data or attributes and functions of behavior into packages called classes, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा और फंक्शंस जो हैं यानी एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर, उनको एक कंबाइन यूनिट में कंसिडर किया जाता है जिसको हम कहते हैं क्लास, ठीक है। सो क्लासेस आर यूज़र डिफाइंड टाइप्स, ठीक है। प्रोग्रामर जो है डिफाइंड टाइप होता है। क्लास क्या है? क्लास जो है वो यूज़र डिफाइंड होता है। जो प्रोग्रामिंग लिखता है, जो प्रोग्राम्स बनाता है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम को जब यूज़ करेगा कॉन्सेप्ट को, तो वो क्लासेस क्रिएट करेगा, ठीक है। क्लास में आपके पास दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, दो आइटम्स होते हैं।
वन इज़ डेटा, जिसको हम यूजुअली डेटा मेंबर कहते हैं, एंड द अदर वन आर फंक्शंस, and normally they are known as member functions or methods. Data members are just like simple variables, but they will hold the attributes, or they will represent the attributes and values of the object. ठीक है, and functions will represent the behavior of the object. Functions are normally called member functions in C++ object oriented programming, and in Java or in some other object oriented programming languages these functions are referred as methods. ठीक है, इनको methods भी कहा जाता है. In other words, they are structures plus class. It can be referred as object types. क्लास जो है हम उसको क्या कहेंगे, इट इज़ रेफर्ड एज ऑब्जेक्ट टाइप. सो C++ क्लास इज़ एन ऑब्जेक्ट टाइप. क्लासेस के मुतल्लिक हम आगे मज़ीद डिटेल भी पढ़ेंगे, बट हेयर जस्ट उसका एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे रही हूँ कि C++ क्लास इज़ एन ऑब्जेक्ट टाइप. When you create the definition of class, you are defining the attributes and behavior of a new type. ठीक है, यानी हर क्लास में आपके पास दो आइटम्स होते हैं. एट्रीब्यूट्स आर डेटा मेंबर्स एंड बिहेवियर इज़ डिफाइंड बाय मेथड्स. ओके, क्लास फ़िलहाल हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन जस्ट आप इतना याद रखिए कि क्लास में दो आइटम्स हैं. ठीक है, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस. तो क्लास एक यूनिट है और हम कहेंगे कि इट रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट टाइप. क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज़ इंफॉर्मेशन हाइडिंग. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ठीक है, now what is meant by information hiding? Information hiding means the data is kept hid from the unauthorized users or unauthorized parts of the program. The interface to a class is the list of public data members and methods. इंफॉर्मेशन हाइडिंग को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम कैसे अचीव करते हैं या कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं इंफॉर्मेशन हाइडिंग के लिए, वो है एक कॉन्सेप्ट इंटरफेसेस का. और इंटरफेसेस भी लेटर ऑन हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे जो डेटा हाइडिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको अचीव किया जाता. सो इंफॉर्मेशन हाइडिंग जो है उसको थ्रू अचीव किया जाता है थ्रू इंटरफेसेस. द इंटरफेस डिफाइंस द बिहेवियर ऑफ द क्लास टू द आउटसाइड वर्ल्ड, to other classes and functions that may access variables of your class type. Okay, at this stage you cannot understand the definition of the interface as you are not aware of the definition of the class. ठीक है, तो I am not going in detail, but you just consider that information hiding is achieved by using the concept of interfaces. The implementation of your class does not matter outside the class, only the interface. You can change the implementation and nobody cares as long as the interface is the same. ये इंटरफेस की क्वालिटीज़ हैं कि जिसके थ्रू आप अपने क्लास जो है जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और एक किसी ख़ास स्पेसिफ़िक इंटरफेस के साथ, तो अब अगर आपके पास अगर आपके क्लास जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ है इंटरफेस से, तो अब अगर इंटरफेस को एज लॉन्ग एज वो इंटरफेस सेम रहेगा तो आपके क्लास को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ एट दिस पॉइंट. Later on when you will came to know about the interfaces and the classes, you will understand what is information hiding, right? Okay, the next important feature which I have been discussed with you was inheritance. ठीक है,
इनहेरिटेंस मीन्स के यू कैन रीयूज़ द क्लासेस, आप जो क्लासेस हैं उनको रीयूज़ कर सकते हैं फॉर न्यू प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। It is possible to extend existing classes without seeing them, add whatever a new behavior you want, ठीक है। यानी यहाँ here an example, you have a class that represent a student, create a new class that is a good student. This is an inheritance. Inheritance का जो feature है, it is very much important feature of the object oriented programming, with the help of which you will be able to inherit or to create new classes from the existing classes. The existing classes they would be already tested and debugged. यानी आपके पास आपने कुछ एक प्रॉब्लम के लिए कुछ क्लास डिज़ाइन किया था और उस क्लास को फिर आपने टेस्ट एंड डिबग किया है, और अब आपको एक न्यू प्रॉब्लम आया है, तो आप उस ओल्डर क्लास से न्यू क्लास इनहेरिट कर सकते हैं विद न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ. दिस इज़ एक्चुअली नॉन एज रीयूजिबिलिटी. Reusability means that whenever you have already made a software and you want to use the previous software for the new problems, ठीक है, with the minor changes. पॉलीमॉर्फिज्म भी हमने इस फीचर को भी हमने डिस्कस किया था मेरे अगली वीडियो अगर आपने देखी हो. तो प्रोग्राम पॉलीमॉर्फिज्म मीन इट इज़ द एबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टू रिस्पॉन्ड टू द सेम मैसेज इन डिफरेंट वेज, ठीक है. यानी अगर आप देखें ना, सपोज़ यहाँ पे आपने एक आपको C++ के कुछ स्टेटमेंट नज़र आ रहे हैं, सी आउट स्टेटमेंट, और सी आउट स्टेटमेंट के साथ आपने एक दफ़ा आई को प्रिंट किया, एक दफ़ा एक्स को प्रिंट किया और एक दफ़ा आपने पोली को प्रिंट किया, ठीक है. टेल एन इंट टू प्रिंट इटसेल्फ. Here I is an integer variable, ठीक है, but single cout statement is used to print 3 different type of data types. यानी I जो है int है तब भी cout उसको प्रिंट कर रहा है, x जो है वो एक फ्लोट वैल्यू है मीन डबल वैल्यू है तब भी cout उसको प्रिंट कर रहा है, और पोली कोई भी पोली वैल्यू है मतलब कोई भी न्यू टाइप है और उसकी एक वैल्यू है जो आप सी आउट के थ्रू प्रिंट करना चाहते हैं. तो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स के यू आर हैविंग अ सिंगल फॉर्म एंड यू वांट टू मेक इट टू यूज़ फॉर मैनी फॉर्म्स, ठीक है. यानी आपके पास एक फंक्शंस हैं, एक ऑब्जेक्ट है, उसके मैनी फॉर्म्स हो गए, ठीक है. यानी आप एक ही चीज़ के लिए मैनी फॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं. मैंने लास्टली भी आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि थर्मोस को अगर हम यूज़ करें फॉर कोल्ड वाटर तो इट विल कीप द वाटर कोल्ड, एंड द सेम थर्मोस इज़ इफ यूज्ड फॉर द हॉट वाटर, इट विल कीप द हॉट वाटर हॉट, ठीक है. अब थर्मोस तो एक ही है बट आपके पास चूँकि वो कंडीशंस डिफरेंट है कि जब आप कोल्ड वाटर डालते हैं तो वो कोल्ड रहता है और जब आप वहाँ वार्म वाटर डालते हैं या हॉट वाटर डालते हैं तो वो हॉट रहता है. पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स हैविंग मेनी फॉर्म्स, ठीक है. व्हेन समथिंग एग्जिस्ट इन मेनी फॉर्म्स, राइट, दैट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म, एंड दैट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एंड वी विल अचीव इट बाय यूजिंग द virtual functions, by using it the overloading concepts. Later on we will discuss the overloading in virtual functions. Okay, private and public specifiers. जब आप क्लास को यूज़ करेंगे, जब आप क्लास क्रिएट करेंगे तो उसमें आपको कुछ स्पेसिफायर्स के साथ डिक्लेरेशंस करनी होती हैं. प्राइवेट एंड पब्लिक दीज आर एक्चुअली स्पेसिफायर्स. इनको हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स भी कहते हैं या इनको हम सिंपल स्पेसिफायर्स कहते हैं. एंड ये जो स्पेसिफायर्स है इनको हम एक्सेस स्पेसिफायर्स भी कहते हैं. एंड एक्सेस स्पेसिफायर्स के ज़रिए हम
कंट्रोल करते हैं डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन का एक्सेस। जैसे मैंने आपको कहा था कि इंफॉर्मेशन हाइडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. So data encapsulation is also the important feature of the object oriented programming. So when we want to implement the data encapsulation feature or the information hiding feature for our software, so then we will use these access specifiers. Sorry, these are not format specifiers, these are access specifiers, private and public. So whenever public is something is declared public, it is for all, and whenever something is declared private, it is not for all, it is only within some boundaries. Public data members and methods can be accessed outside of the class directly. ठीक है, and the public stuff is the interface. प्राइवेट मेंबर्स एंड मेथड्स आर फॉर इंटरनल यूज़ ऑनली. यानी अगर आपने एक क्लास क्रिएट किया है और उसमें आपने कुछ डेटा मेंबर्स को प्राइवेट रखा है, तो ओनली विद इन द क्लास आप उन डेटा मेंबर्स को यूज़ कर सकते हैं. आउटसाइड ऑफ द क्लास बॉडी दे आर नॉट required, they cannot be accessed. And if you have declared something as public, then those data items or member functions which are declared as public, they are allowed to be accessed outside of the class body. Okay, so this was about the private and public specifiers. Later on I will tell you when we will use the class definition. I will tell you about more detail, right? Okay, I think you have been understand, and if you have any problem in these concepts, you can ask me. Thank you.